अध्यक्ष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैंने पहले ही प्रस्ताव किया हुआ है कि हमारे देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए संघ सरकार की प्रतिबद्धता जैसे कौशल विकास के माध्यम से प्रभावित रूप से साकार किया जा सकता है। ये देखते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह युवाओं में ऐसे तक की कौशल विकास उपलब्ध कराने वाली व्यापक योजना बनाए जिससे उन्हें भारत को आधुनिक देश बनाने में और भारत बनाओ के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में योगदान करने में सहायता मिलेगी। माननीय उपाध्यक्ष, इस विषय पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में देश के युवाओं को एक संदेश दिया था, एक दिशा दी थी और युवाओं को कैसे आगे बढ़ना चाहिए ये भी बताया था। उन्होंने कहा था कि भारत देश में कुल जनसंख्या के 65% लोग 35 वर्ष की आयु से कम के लोग हैं और उन्हें अगर विविध क्षेत्र में कुशलता हासिल करनी चाहिए और सरकार उन्हें उसके लिए मदद करने के लिए तैयार है। हमारे देश के युवाओं को जैसे कुशल ड्राइवर चाहिए, कुशल प्लम्बर चाहिए, कुशल इलेक्ट्रिशियन चाहिए, हमें कुशल कुक चाहिए, इत्यादि क्षेत्र में बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये भी बताया था कि एक कुशल प्लम्बर, एक कुशल इलेक्ट्रिशियन और एक इंजीनियर के बराबर का पैसा वो कमा सकता है। आज हमारे देश में युवाओं ने आईटी क्षेत्र में एक क्रांति की है। पूरे विश्व में हमारे देश के युवा आईटी क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे देश की युवा जनसंख्या पूरे विश्व को कुशल कारीगर दे सकती है। पूरे विश्व की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करने की क्षमता हमारे देश के युवाओं में है। हम पूरे विश्व में स्किल वर्कर्स की बहुत बड़ी डिमांड है और उसे पूरी करने के लिए हमारे युवा सक्षम भी है और देश के प्रधानमंत्री उनके लिए पूरी व्यवस्था करने के लिए भी तैयार हैं। अगर हमारे पास स्किल वर्कर्स होंगे तो अलग अलग इंडस्ट्री में हमारे देश में अपने प्रोडक्शन में बढ़ावा हो सकता है और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, ज़्यादा दाम भी ले सकते हैं और ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी का माल भी हम दे सकते हैं। उपाध्यक्ष, मैं युवाओं को ज़्यादा रोजगार की संभावना इसकी वजह से जो बढ़ती है और हमारे देश के नौजवान जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि उनको अपने कौशल के आधार पर उसके लिए काम मिल सकता है और इसके लिए वो कौशल्य को अपने काम में कौशल्य लेना चाहता है, पाना चाहता है। गुजरात एक ऐसा प्रदेश है कि जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो 97% जो अलग अलग फंड का एलोकेटेड फंड का उपयोग उन्होंने किया था। इसी की वजह से पूरे देश में जो 100 नौकरियां पैदा होती थी उसमें से 71% नौकरियां वो गुजरात में पैदा होती थी और इसीलिए पूरे देश के युवा गुजरात के प्रति आकर्षित होते थे। तो ये भी एक इतिहास बना हुआ है। यहाँ पर आज भी आपको दिखेगा कि पूरे देश के सभी राज्यों में कहीं भी कोई गुजरात का युवा नौकरी ढूंढने नहीं जाएगा क्योंकि उसका गुजरात में ही इतनी उपलब्धियां है कि उसे और कोई राज्य की ओर देखने की आवश्यकता नहीं होती। ये काम एक कौशल्यवर्धन की वजह से ये गुजरात में हुआ है और गुजरात के युवाओं को उसकी वजह से बहुत अच्छी उसको एक तक मिली है। मैं ये आत्मसम्मान गुजरात के युवाओं को जो हमारे प्रधानमंत्री ने गुजरात में दिलाया है और इसी कारण से पूरे देश का युवा हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब की ओर आस लगा के बैठा है। उन्हें विश्वास है कि पूरी गुजरात में जो प्रधानमंत्री जी ने किया है वो पूरे देश के युवाओं के लिए भी एक जॉब क्रिएट करने का काम ये प्रधानमंत्री जी जरूर करेंगे। मैं और कहना चाहता हूँ कि और जो भी प्रदेश के युवा हैं उन्हें अन्य प्रदेश के रोजगार के तलाश में इसकी वजह से जाना नहीं पड़ेगा। हमें ड्राइवर चाहिए, हमें स्किल ड्राइवर उपलब्ध नहीं होता है। हमें अच्छा प्लम्बर चाहिए जो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। हमें स्किल इलेक्ट्रिशियन चाहिए मगर हमारे यहाँ उसकी भी उपलब्धि नहीं है। हमें अच्छा कुक चाहिए
वो भी हमें मिलता नहीं है। दिल्ली की बात देखिए, हमें यहाँ पर अगर कोई कुक ढूंढना पड़ता है तो उसकी भी मुश्किल ही पड़ती है। हमें अच्छा पुजारी चाहिए, तो जो पूजा करने के लिए भी अगर उसके पास स्किल है तो एक आकर्षित रूप से वो पूजा का काम कर सकता है और उसके लिए उसको फॉरेन में भी तक मिल सकती है। हमें गुजरात में जो आदिवासी विस्तार है वहाँ युवाओं को ड्राइवर की ट्रेनिंग देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ ट्रेनिंग सेंटर शुरू किए थे। उस ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकलने वाले ड्राइवर की गुजरात में बहुत डिमांड है। गुजरात के आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी वहीं के ट्रेन ड्राइवर को चाहते हैं, क्योंकि जो गाड़ी में बैठता है उस ड्राइवर अगर स्किल नहीं है तो अकस्मात की संभावना बढ़ जाती है, मगर वो ट्रेन ही है तो उसको अच्छी तरह से वो गाड़ी चलाएगा तो बैठने वाला सुरक्षित हो जाएगा, और सुरक्षा उसके लिए अत्यंत आवश्यक होने की वजह से वो स्किल ड्राइवर की डिमांड करता है। तो ये गुजरात में ये हो सका है क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर वहाँ बना हुआ है। उपाध्यक्ष जी, गुजरात में सूरत शहर में करीब 10 लाख से ज़्यादा लोग टेक्सटाइल के कारीगर हैं। आज भी उन्हें कोई भी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं मिलती, फिर भी पूरे देश का 70% कपड़े का प्रोडक्शन वो सूरत में होता है। और उनकी जो मौलिकता है, वो मौलिकता की वजह से वो नया नया कपड़ा, नए नए डिज़ाइन और उसके अंदर वो जो लोगों को जो अपनी डिमांड होती है, जो महिलाओं को आकर्षित करती है, ऐसा कपड़ा वो तैयार करते हैं और पूरे देश को वो देते हैं। और बहुत सा कपड़ा तो फॉरेन में भी यहाँ से ही जाता है। तो वहाँ ये जो इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स है, उनको अगर ट्रेनिंग दी जाए तो कम कॉस्ट में ज़्यादा उत्पादन लाने की क्षमता वो रखते हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव है और थोड़ा स्किल, उसको रिस्किल करने की आवश्यकता है। सूरत में टेक्सटाइल में मौलिकता के आधार पर नया नया डेवलपमेंट होता ही है, मगर उसके साथ स्किल डेवलपमेंट के साथ भी जो किया जाए तो सोने पे सुहागा हो सकता है। पूरे देश के लोगों को सस्ता कपड़ा मिल सकता है, अच्छी क्वालिटी भी मिल सकती है। आज भी टेक्सटाइल के कारीगरों को 14-15 हज़ार रुपये का पगार मिलता है। अगर उन्हें ठीक से ट्रेन किया जाए तो उनके पगार में भी बढ़ोतरी हो सकती है। सूरत शहर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ साथ डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अभी सूरत शहर में गुजरात सरकार ने ड्रीम सिटी बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट अभी डिक्लेयर किया है। उसके अंदर करीब 2 साल में ये डायमंड वुड शुरू हो जाने की संभावना है और लाखों लोगों को वहाँ पर नई नौकरी मिलने की संभावना एक खड़ी हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा भी इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार की सभी प्रकार की सहायता मिल रही है और सूरत में तैयार होने वाला डायमंड पूरे विश्व में बिकता है। डायमंड इंडस्ट्री के जो कारीगर हैं उनको अंदाजित 25,000 से ज़्यादा पगार उन्हें मिलता है और उनको जो ट्रेन किया जाए तो सिस्टम से नहीं है, फिर भी अगर उन्हें ठीक तरह से ट्रेनिंग मिले, ट्रेनिंग सेंटर खोल कर अगर उनको ट्रेन किया जाए तो उनसे प्रोडक्शन में भी बढ़ावा होगा, क्वालिटी भी सुधरेगी, वैल्यू एडिशन भी हो सकता है और उसी की वजह से हमें फॉरेन एक्सचेंज में भी बढ़ावा हो सकता है। सूरत शहर के एक डायमंड के व्यापारी ने अभी 2-3 महीने पहले अपने जो रत्न कलाकार थे, जो कारीगर थे डायमंड के, उनको जिन्होंने वैल्यू एडिशन किया, जिन्होंने अच्छा प्रोडक्शन दिया, उन लोगों के लिए अलग अलग कैटेगरी में उन्होंने इनाम दिया। किसी को कार दिया, किसी को फ्लैट दिया, किसी को डायमंड की ज्वेलरी दी। तो इस तरह से उनको वो प्रोत्साहित करने की कोशिश की, क्योंकि उसको अपने आप को फ़ायदा हुआ था। तो इसी तरह से अगर हम ये जो ट्रेनिंग करेंगे, 450 कार उन्होंने अपने कारीगरों को दी थी, बाकी जो मकान वगैरह तो अलग से है। तो अगर हम ये कौशल्यवर्धक का काम करेंगे तो सभी जो बाकी की इंडस्ट्री है, उसके उद्योगकार है, उनको भी ज़्यादा फायदा होगा और वो भी कारीगर के लिए कुछ ऐसा देने के लिए सोच सकता है। मुझे लगता है कि हमारे देश में विशेष रूप से गुजरात में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल्स कंपनियां आज गुजरात में हैं। गुजरात आज ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री की वजह से भी एक जाना जाता है और जो उन्होंने अपना प्रोडक्शन गुजरात में शुरू किया है, उन्हें भी स्किल वर्कर्स की आवश्यकता है। तो उनके लिए भी ट्रेनिंग सेंटर खोले जाने चाहिए, ये मैं ऐसा मानता हूँ। आज के ज़माने में हाउसकीपिंग भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने की ओर जा रही है। हमारे राष्ट्रपति भवन से लेकर बड़े बड़े बिल्डिंग में भी हाउसकीपिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। उनके लिए भी स्कूल वर्कर्स की आवश्यकता होती है। उस क्षेत्र के लिए उन्हें ट्रेन करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोले जा सकते हैं। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अगर कोई क्षेत्र देता है तो कृषि क्षेत्र देता है, मगर वहाँ भी
कृषि वर्कर्स के लिए कोई भी ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है और अनस्किल होने के बावजूद अपने अनुभव के आधार पर कृषि क्षेत्र के वर्कर्स उत्पादन में उन्होंने क्रांति की है और हमारी ज़रूरत से ज़्यादा धान का उत्पादन उन्होंने बढ़ाया है। हम कृषि उत्पादन में स्वावलंबी बने हैं और अगर उनके लिए गांव-गांव में सेमिनार द्वारा या छोटे-छोटे वर्कशॉप करके अगर उनको ट्रेन किया जाए तो उससे ज़्यादातर जो इस वर्कर्स में महिलाएं भी होती है तो उनसे ज़्यादा अच्छा और प्रोडक्शन क्वालिटी के साथ बढ़ने की संभावना है। उससे हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में भी मजबूती आ सकती है। मेरी जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने 2022 तक 50 करोड़ लोगों को स्किल डेवलपमेंट देने का लक्ष्य रखा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे रूडी साहब को जवाबदारी दी है। मैं मानता हूं कि उसका लक्ष्य के प्रति उनकी गंभीरता हम देख रहे हैं और ज़रूर 2022 तक ये लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। भारत सरकार के विविध मंत्रालय और राज्य सरकार को अपनी अपनी योजनाओं के द्वारा स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। अभी जो स्किल डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है उस कार्य में तेजी लाने के लिए मेरे कुछ सुझाव इस प्रकार है। भिन्न भिन्न मंत्रालयों और राज्य द्वारा कौशल्य विकास के लिए अपनी अपनी योजनाएं चलाई जा रही है, उनके बदले में उन सबको एक साथ जोड़ने की ज़रूरत है। यानी कि पूरे राष्ट्र के लिए कौशल्य विकास के नॉर्म्स और पाठ्यक्रम को एक जैसा करने की आवश्यकता है। कौशल्य विकास के नॉर्म्स और पाठ्यक्रम पूरे देश में एक करने के बाद 20 मंत्रालय और डिपार्टमेंट जिस लक्ष्य पर काम कर रहे हैं उन लक्ष्य के प्रति प्राप्ति के लिए विशेष मॉनिटरिंग की आवश्यकता है ताकि उन लक्ष्य को संपूर्ण प्राप्ति में कोई कमी ना रहे। कौशल्य विकास के 2022 के लक्ष्य को जल्दी से पूर्ण करने के लिए स्किल कोर्स को 2 भागों में बांटने की भी आवश्यकता है। एक है जो युवक और युवतियाँ पहली बार मार्केट में आ रहे हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट का कोर्स अलग होना चाहिए क्योंकि वो इस क्षेत्र में नए हैं, और जो पहले से ही काम कर रहे हैं उनको रिस्किलिंग करने की आवश्यकता है क्योंकि उनके पास जो कौशल्य है वो पूर्ण नहीं है। तो उनको पूर्ण कौशल्य देने के लिए उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उनका कोर्स अलग प्रकार का होना चाहिए। स्कूलों में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का एक विषय जोड़ने की ताती आवश्यकता है। उससे आत्मनिर्भरता बढ़ती है और हमारा लक्ष्य जल्दी से पूर्ण हो सकता है। अभी जो स्किल दी जा रही है उसका एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें के एक भाषण में कहा था कि स्किल वर्कर को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो स्किल देने के बाद सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है और ये सर्टिफिकेट देने के लिए भारत में सर्टिफाइड एजेंसी की भी ज़रूरत रहेगी कि वो सर्टिफिकेट के आधार पर वो अलग अलग देशों में जाने के लिए उसको ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। कौशल्य विकास के लिए मंत्रालय और राज्य सरकार की बहुत सारी संस्थाएं कौशल्य विकास का काम कर रही है। अब जरूरी यह है कि उनका आउटकम क्या है वो जानने के लिए उन्हें इंस्टीट्यूट को ये जिम्मेदारी दी जाए कि स्किल कोर्स करने वाला युवक और युवती कोई बिजनेस कर रहा है या नहीं, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है या नहीं, कि ये सब जानकारी से हमें पता चलेगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए भारत को एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग फाउंडेशन बनानी पड़ेगी। इंजीनियरिंग फैक्टर का कंट्रीब्यूशन लगभग कई वर्षों से 15% पर टिका है। हमारे पास एक ऐसा प्रपोजल है कि हम इसके 25% तक ले जा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर अभी भी लेबर फोर्स का 12.6% है। मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर के पास ऐसी क्षमता है कि वो और जॉब पर यूनिक आउटपुट दे सके। 25 मिलियन नए काम पैदा करने में इस फैक्टर का बड़ा योगदान है। अभी इसमें और बढ़ोतरी की गुंजाइश है। यह एक ऐसा फैक्टर है जो देश को उन्नति की नई मंजिलों तक ले जा सकता है और देश का नाम रोशन कर सकता है। टारगेट को प्राप्त करने के लिए सरकार को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के रास्ते में जो कठिनाइयाँ आती है उन्हें दूर करना होगा। ऐसा करने से यहाँ एक और मेक इंडिया का बढ़ावा मिलेगा और दूसरी ओर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में स्किल्ड लोगों का काम भी मिलेगा। हमको हमारे देश के उद्योगों को बढ़ावा देना होगा
ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिल सके। तो स्किल को बढ़ावा देने का एक कदम देश में मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर को मजबूत करना होगा और उसको ऐसा बनाना होगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक पहचान दे सके। उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।